नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जहां पर भी होंगे खुशहाल होंगे। आप लोग सुरक्षित होंगे। ये जो तूफान आया हुआ है बिपरजॉय, इसके दौरान भी आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, आपके परिवार सुरक्षित होंगे और सुरक्षित हैं तो ज़रा इस तूफान के बारे में जो है पूरी जानकारी लेकर के पढ़ लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल यूपीएससी और तमाम जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बदस्तूर आते हैं। मैं आशीष, आप लोग आशीष सर के नाम से जानते हैं। आप लोगों के बीच में आज भौतिक भूगोल का यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के हाजिर हुआ हूं और यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये महत्वपूर्ण भी है। थोड़ा सा इसको पढ़ने और समझने में कठिनाई आती है क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसमें हमें कई तरीके से इसको समझना होता है, यानी कि इसमें हमें थोड़ा बहुत जो है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की भी अंडरस्टैंडिंग, जो बिल्कुल छठवीं सातवीं में आपने पढ़ा है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारा अपना जो ऑब्जर्वेशन होता है प्रकृति को लेकर के, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, मैं हमेशा से इस बात का बड़ा पक्षधर रहा हूँ कि जब भी हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारा जो अपना पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ बुक्स की रीडिंग लेकर के चलते हैं, तो बुक्स की रीडिंग जो है वो धीरे धीरे हमारी याददाश्त से जो है उतरने लगती है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, किताबों में जो भी पढ़िए उसे जो है आपकी वास्तविक ज़िंदगी के साथ, जो आपकी रियल लाइफ है उसके साथ आप उसको कनेक्ट करते हुए चलिए। जितना कनेक्शन आप रखेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को याद रखना आसान होगा, उतना ही ज़्यादा जो है आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिखाई नहीं देती है, हम केवल ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। धरती मैया प्रणाम, जो सुबह उठ करके पैर वगैरह छूते हैं, आप सभी लोग बेड से उठने से पहले जो धरती माँ को प्रणाम करते होंगे, उम्मीद है। तो ये धरती का सिर्फ हम जो है ऊपरी हिस्सा टच करते हैं, हम इसके आंतरिक कोर तक या आंतरिक हिस्से तक कभी भी नहीं जाते हैं, है ना। तो लेकिन एग्जामिनेशंस के लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी जो है जानें, और जितना ज़्यादा हम उसको जानते चले जाएंगे उतना ज़्यादा जो है हमें ज्योग्राफी के अदर जो सेक्शंस हैं उनको, चाहे वो आपके वोल्केनोज हों या ज्वालामुखी हों, आपके अर्थक्वेक्स हों यानी कि भूकंप हों, उनको जो है समझना आसान हो जाएगा। कहीं का पानी मीठा, कहीं का पानी खारा, कहाँ पर पानी रुक रहा है, कहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है, क्यों खदानों में कहीं पर जो है किसी एक तरह की चीज़ें मिल रही हैं, ये सब समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इस हिस्से को पढ़ें। जियोग्राफी का जो ये हिस्सा है, दो शब्द यहाँ पर शुरू में रखिएगा कि हम पढ़ेंगे इसको जियोग्राफी में, पर ये साथ में काम आता है जियोलॉजी में भी, है ना। तो जियोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं भूगोल, और जियोलॉजी जो होता है वह जो है कहलाता है भूविज्ञान या भूशास्त्र। तो ये दोनों ही जगहों पर इसकी आवश्यकता होती है। हालांकि यूपीएससी अपनी जो है सिलेबस में कहीं पर भी जियोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है, इसलिए इस हिस्से में हम थोड़ा सा बच जाते हैं और हमारा पूरा फोकस होता है वो पूरी तरह से जियोग्राफी में होता है। ये कहाँ पर आता है, ये आता है फिजिकल जियोग्राफी में। तो फिजिकल जियोग्राफी यानी कि हमारा जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल जो है उस हिस्से में ये आता है। तो इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। इसे कई छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आप लोग के साथ डिवाइड करूंगा। आज उसकी पहली किस्त मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। क्यों छोटे छोटे पार्ट्स में रख रहा हूँ, क्योंकि होता क्या कि एक साथ बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो कई बार हम वहाँ पर सबको एक साथ गैदर करने के लिए, जिन लोगों के कुछ बेसिक्स तैयार हैं वो तो आसानी से अडॉप्ट कर ले जाएंगे, लेकिन जिनके बेसिक्स नहीं होते हैं, यानी कि बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं, नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ यूपीएससी के संदर्भ में, उनके लिए यहाँ पर जो है थोड़े से मुश्किलात, थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसको मैं फोकस करूँ बिल्कुल बिगनर्स पर, लेकिन कंटेंट का लेवल जो है वो मैं डेवलप करके ले जाऊँ एडवांस लेवल तक। तो ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये कैसे होगा हमारा, बिगनर्स
टू एडवांस लेवल, ठीक है ना। यानी कि नन्ना मुन्ना राही से लेकर के देश का सिपाही बनने तक ये पूरा काम करेगा। तो हमारा बिल्कुल जो है प्रयास रहेगा कि हम लोग बिगनर्स के लेवल से शुरुआत करें और पहुंचे कहाँ तक, हम लोग पहुंचे इसको लेकर के एडवांस लेवल तक। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा से ऐसा करता हूँ, बहुत अधिक डिटेल में जाकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप जो है उसे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिए, आज पूछिए, कल पूछिए, परसों पूछिए, सफलता के पाने तक पूछिए। और जब आप अधिकारी बन जाइए और कहीं गाड़ी अटक जाए तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि अधिकारी साहब ने जो है ये सवाल पूछा है। ओके गाइस, तो आइए जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें। अब अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो हमें ये लगता है कि ना कि पृथ्वी बहुत ठोस है, गिरा धम्म से फट गया। तो क्या पृथ्वी वास्तव में उतना ही है जैसा कि हमारी कल्पनाओं में बचपन से रहा है वैसा है? तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी को अगर हम देखें तो ये कैसा है, पृथ्वी जो है शल्कीय है ना। शल्कीय का मतलब क्या होता है कि यह कई परतों के रूप में है। जैसे प्याज के छिलके के परत होते हैं, वैसे ही पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वह कई परतों में बटी हुई है। आप प्याज के भी छिलके कह सकते हैं, पत्ता गोभी के भी छिलके कह सकते हैं, मतलब जहां पर आपकी जैसी भावना रहे वैसा आप प्रयोग कर सकिएगा। अब इन प्रत्येक जो इसके परत हैं, जो इसके हर छिलके हैं, इनका अपना इंपॉर्टेंस होता है। इनका एक निश्चित मोटाई होती है। तो ये मोटाई कितनी है, क्यों है, एक तो अक्सर करके हम लोग पढ़ लेते हैं ना कि ये इसकी इतनी मोटाई है, रट लिया। लेकिन उसके अलावा हमको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर मोटाई इतनी ही क्यों दिख रही है। अनायास तो कोई चीज़ क्रिएट हुई नहीं है ना, कोई भी चीज़ अनायास नहीं होती है। दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी रंग बिरंगी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुनिया जो है अनायास ही यूं ही बन गया हो, संयोग बस रहा हो और दुनिया बन गई हो। एक प्रॉपर प्लानिंग दिखता है। आप इसके मिट्टी के एक भी जर्रे को उठा करके ये नहीं कह सकते कि ये बिना मतलब का है और इस सृष्टि के होने में इस जर्रे का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ तक कि एक दिन कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अभी कि सर अगर मच्छर ना हो दुनिया में तो क्या होगा। तो खैर टॉपिक से लगे, लेकिन उनका भी होना बहुत जरूरी है। ये जो मक्खी और मच्छर होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको बिल्कुल से खत्म कर दें, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इन परतों की मोटाई कितनी है और क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मोटाई का सीमांकन मतलब कि इसकी मोटाई कितनी है, कितने किलोमीटर से लेकर के कितने किलोमीटर तक के बीच में जाती है, ये मोटाई है। इसका रासायनिक जो है किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, आप लोग पढ़ते होंगे कि ये इसमें सीमा है और तमाम चीज़ें हैं। तो क्यों है, तो ये रासायनिक जो स्ट्रक्चर है इसको भी पढ़ा जाना जरूरी है। आपकी धरती माँ है तो कम से कम इनका जो है आप केमिकल कंपाउंड्स को भी समझे रहिए और इनकी विशिष्टताएं क्या हैं, मैकेनिकल विशिष्टताएं क्या हैं, कौन सी तरंगें वहाँ से चल सकती हैं, कौन सी तरंगें नहीं चल सकती हैं, उनसे पानी की धारिता पर, तमाम अन्य चीज़ों पर क्या असर पड़ सकता है। तो इनका जो है हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मूल रूप से इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं और उसमें से भी सबसे ज़्यादा हम उसकी मोटाई का और दूसरा उसके रासायनिक और यांत्रिक विशिष्टताओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारा फोकस, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं, लेकिन जो यूपीएससी का सिलेबस है वहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दो बातें हम लोगों ने अभी तक तय की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमको जो पढ़नी है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह कई परतों में है, प्याज के छिलकों जैसी है और इन हर परतों का अपना एक जो है मोटाई है, कुछ किलोमीटर्स तक का दायरा है। उसके बाद अगली जो है परत शुरू हो जाती है और हर परत की अपनी कुछ रासायनिक और यांत्रिक विशिष्टताएं हैं। ये दो बातें अगर दिमाग में बैठा लीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। एक एक चैप्टर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए सब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम
परत के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कुछ भी जो है तस्वीर है वो मेरा खुद का क्रिएशन नहीं है, नाम ज़रूर आपको लग रहा है, बट ये सारी जो है गूगल वगैरह से जो वो अलाउ करते हैं कि ये तस्वीरें आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनके लिए ही है। तो ये कैसे जो है तस्वीरें, पहले तो ये देखिए कि ये धरती है, ये भी आपकी धरती का आधा हिस्सा काटा गया है, और ये देखिए तो यहाँ पर अलग तरीके का है, फिर यहाँ पर अलग तरीके का, फिर देखिए ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का है। तो पृथ्वी जो है कई परतों में बटी हुई है, हमको हर एक परत का जो है अध्ययन करना है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये तो बाहरी हिस्सा हो गया। तो आंतरिक हिस्सा कौन सा होगा? आंतरिक हिस्सा ये देखिए जो बिल्कुल येलो कलर में है, फिर ये कुछ ऑरेंज कलर में है, फिर ये डार्क कलर में है, और फिर ये देखिए कुछ येलोइश है। तो ये 4 कलर में जो है इसको बांटा गया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्याज के में कई सारी परतें हैं। इसी को अगर जो है हम थोड़ा ऐसे लंबे लंबे में काट करके देखना चाहें तो ये देखिए ये आपका बाहरी हिस्सा है, जहाँ पर कि आप इसको जो है महासागर, महाद्वीप आदि देख रहे हैं, जिस पर कि आगे चल करके आपको पठार, मैदान, पहाड़, नदियाँ, हिमनद, गर्त वगैरह सब मिलते हैं। तो ये बाहरी हिस्सा है। आगे चल करके अगर आप देखेंगे तो इसका जो है यह एक जो है अलग हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग क्रस्ट शब्द से जो है बोलते हैं। आप इसके इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी नाम आप जानते हैं कि गूगल ट्रांसलिटरेशन का प्रयोग किया जाता है। अब तक गूगल ट्रांसलिटरेशन का प्रयोग कर रहे थे, अब चैट जीपीटी का प्रयोग करेंगे ये। तो आप लोग भी जो है, मेरी गुजारिश आप लोग से ये होगी कि चैट जीपीटी पर जो है आप लोग अपने आप को शिफ्ट करिए, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी जुटानी है। समय बहुत बचता है चैट जीपीटी पे, लेकिन जो गलतियां गूगल में है कि वो तमाम वेबसाइट्स को जो है देता है, सजेस्ट करता है कि किसी पर्टिकुलर जानकारी को जुटाने के लिए अलग अलग साइट्स को आपको भेजता है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर साइट पर दी गई जानकारी जो है पक्का पक्का ही हो। कई बार हम लोगों ने देखा है कि एक ही जो है तथ्य को अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग बताया गया है। चैट जीपीटी के साथ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी ये गलती होने की संभावना हाल फिलहाल बनी हुई है। आगे चल करके इसको दूर कर लिया जाए तो अलग बात है। इसलिए फाइनल कभी भी कोशिश करिए कि गूगल से हट करके, ये आप लोग की कोशिश होनी चाहिए कि गूगल से हट करके आप कहाँ पर आ जाइए अपनी तैयारी में, चैट जीपीटी पर आ जाइए। लेकिन चैट जीपीटी को भी फाइनल मत मानिएगा जब तक कि अलग रिसोर्सेज से वो कंफर्म ना हो जाए, और ज़रा सा भी डाउट हो तो हम जैसे टीचर्स का इस्तेमाल करिए। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वी आर मच बेटर दैन दिस गूगल सर्च इंजन्स आर चैट जीपीटीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर नॉट आर्टिफिशियल, वी आर रियल इंटेलिजेंस, है ना। तो डेफिनेटली रियल्स आर बेटर दैन द आर्टिफिशियल्स। तो हम इनके मुकाबले बेहतर हैं। आप हमसे जो है चर्चा करिए, हमसे मतलब हमारी जो पूरी टीचर बिरादरी है आपकी, है ना, तो उनसे जो है चर्चा करिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अपने आप को जल्दी शिफ्ट करिए। अब एक बार फिर से उस मुद्दे पर आते हैं कि ये तमाम जो हमारे हिंदी के पेपर बनते हैं, उनकी गड़बड़ी ये है कि उनमें जो है गूगल ट्रांसलिटरेशन की मदद ली जाती है, और ट्रांसलिटरेशन की मदद में वो कुछ भी कर सकते हैं। आज से 3-4 साल पहले एक पेपर में आया था, स्टील प्लांट को हिंदी में लिखा गया था इस्पात का पौधा। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ बनी रहेंगी, इस पर ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इसलिए टेक्निकल टर्म्स को हमेशा इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा। आई विल टेल देयर हिंदी नेम्स ऑल्सो। तो ये पहला क्या है, जिसको कि हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना, जो बिल्कुल ऊपरी सतह के नीचे वाला हिस्सा है, क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद दूसरे हिस्से को बोलते हैं मेंटल, तीसरे हिस्से को बोलते हैं हम आउटर कोर, और चौथे को बोलते हैं इनर कोर। तो ये 4 जो है हिस्से में जो है इसको मेनली डिवाइड किया गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद ये जो है मेंटल है, मेंटल के बाद ये आपका जो है आउटर कोर है, और आउटर कोर के बाद इनर कोर है। यानी कि धरती की आंतरिक संरचना को आपको मुख्य तौर पर इन 4 के बीच में पढ़ना है।
अब इन चारों की अपनी, अब इन सब की देखिए तो सबकी मोटाई अगर आप देखेंगे तो अलग अलग मिलेगी। इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई फिर बहुत ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा है, इस मतलब इससे कम इसकी है, और फिर जो है इसकी अपनी तीसरी लेवल पर है। तो अगर ये कहें तो 1 2 3 4 मोटाई के अनुपात में बांट सकते हैं। कलर रिप्रेजेंटेशन जो इसका दिया गया है वह भी अलग अलग दिया गया है। यहीं पर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कलर जो है वह रिप्रेजेंटेशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि उनके जो रासायनिक संरचना है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनती है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, अगर अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनती है तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका रंग भी जो है अलग अलग होगा। क्या यही नहीं, ये तो खैर एक विजुअलाइजेशन के लिए ये दिया गया है, थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट और यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट इसलिए कलर किया गया है विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आपको देखने में ही वो चीज़ नज़र आ जाए। ये एग्जैक्ट कलर नहीं होते हैं, पर ये होता है कि इनमें भी डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, हम लोग समझेंगे आगे चल कर के कैसे होता है। तो विजुअलाइजेशन के जरिए ये डिफरेंसेस बना करके रखिएगा। कैसे ये बनाया गया है, तो ये जो है जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, यानी कि जो भूकंपीय लहरें होती हैं, ये क्या है, ये हैं भूकंपीय लहरें। तो इन भूकंपीय लहरों का जो है डेटा कलेक्ट किया गया, किन्होंने किया, जियोलॉजिस्ट ने, यानी कि भूवैज्ञानिकों ने या भूशास्त्रियों ने किया। एंड हैव लर्न द अर्थ्स इंटीरियर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। तो ये जो लेयर्स मिली हैं, ये लेयर्स कहाँ से मिली हैं, तो ये भूकंप की जो तरंगे हमने नापी हैं उसके आधार पर भूवैज्ञानिकों ने नापा कि ये जो है कैसे जो है अलग अलग लेयर्स में बनी हुई हैं। ठीक है, और एक लेयर के ऊपर यहाँ पर दूसरी लेयर चढ़ी हुई है, जैसे कि प्याज के छिलकों में चढ़ी होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? इस बात को अगर समझ गए, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे समझते हुए आराम से आगे बढ़िए। तो अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना 4 हिस्सों में है। पहला जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, जिसको अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे क्रस्ट है ना, आप लोगों ने पीछे देखा। तो क्रस्ट है, ये कैसा है, ये एक ठोस परत है। फिर इसके नीचे मध्यवर्ती, क्रस्ट के नीचे क्या हम लोगों ने देखा था, मेंटल। ठीक है, CMOI, ये 4 लेवल हैं। कौन कौन से, CMOI। हालांकि ये वनडे एग्जामिनेशन वाले इस तरह से याद रखते हैं, आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना। तो ये मध्यवर्ती मेंटल अत्यधिक गाढ़ी परत है। उसके नीचे जो है बाह्य क्रोड है, वो तरल है, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं क्या हो रहा है, वो ठोस से तरल के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं पर कमाल की चीज देखिएगा कि जब चौथी अवस्था में आते हैं, आंतरिक क्रोड पर आते हैं, यानी कि जो सबसे अंदर का हिस्सा है। अब ये लोग पहले मान करके चल रहे थे, मैं एक बार फिर से आपको जो है तस्वीर के इस हिस्से की तरफ ले जाता हूं। तो अब क्या जो है लोगों ने जो है कल्पना किया होगा, कल्पना ये किया गया होगा कि ये जो हिस्सा है इनर कोर, धरती के अंदर जो है आग धधक रही है, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो तो ठंडा हो गया, नीचे का हिस्सा गर्मी के कारण वैसी स्थिति में रहा होगा। तो क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, तो ये कह रहे हैं कि ये तो जो है क्रस्ट जो है ये ठोस है, ये ठोस है, सॉलिड है। लेकिन ये जो मेंटल है ये क्या है, ये थोड़ा सा जो है लिक्विड स्टेट में आता है ना। लेकिन ये कैसा, ये लिक्विड स्टेट बहुत गाढ़ा है, जैसे कि जेल जैसा फॉर्म होता है वैसा है। फिर ये कंप्लीट लिक्विडिटी यहाँ पर आपको दिखने लगती है, यानी कि ये आपका ठोस है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, तो ये गाढ़ा तरल अवस्था है। जो जेल फॉर्म होता है वो वैसा तैयार हो जाता है। और इसके नीचे ये जो हिस्सा है, ये माना गया कि ये पूरी तरह से जो है तरल अवस्था में है। तो ये होना चाहिए था कि जो सबसे नीचे की अवस्था है, जहां पर कि बिल्कुल आग धधक रही होगी, तो वो पूरी तरह से तरल होगा। लेकिन यहीं पर कमाल की बात हुई कि यह
तरल नहीं रहा या फिर कैसा है, तो ये ठोस है। यानी कि सबसे आंतरिक संरचना में सबसे पहला हिस्सा और सबसे आखिरी हिस्सा ये दोनों ठोस है और ये दोनों तरल है। अब दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि ये तरल क्यों नहीं है सबसे नीचे का हिस्सा, तो इसकी व्याख्या फिर फिजिक्स के जो है सिद्धांतों के जरिए होगी कि अंतिम हिस्से तक आते आते दबाव बहुत बढ़ जाने की वजह से आणविक संरचनाओं में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आते हैं, जिसकी वजह से ये जो है सॉलिड फॉर्म में अंतिम अवस्था में भी नजर आने लगता है। लेकिन इस पर चर्चा हम लोग और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में आगे चल करके जाएंगे। यहां तक क्लियर होगी बात आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं है तो आइए और आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज है कि द क्रस्ट इज अ सॉलिड लेयर ऑफ रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, द थिकनेस वेरीज बिटवीन 3 and 30 माइल्स। अब यहीं से आप याद रखिएगा, मैं इसका जो है हिंदी वर्जन भी आपको दे दूंगा कि जो क्रस्ट है वह कैसा है। क्रस्ट को कहते हैं कि यह ठोस अवस्था में है। यह सबसे ऊपरी अवस्था कैसी है? ठोस अवस्था है। और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? तो कहते हैं कि यह 3 से 30 मील तक के बीच में है। और इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस ये केवल पिक्चराइजेशन के जरिए समझिएगा। फिर दूसरा जो है वो मेंटल है। ये कैसा है? तो ये अर्ध तरल सेमी लिक्विड लेयर है। ये कैसा है? ये वाला अर्ध तरल अवस्था में है, जिसको कि मैग्मा भी बोलते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो यही मैग्मा बाहर आता है ना? दैट मूव्स ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। और यहीं पर वो प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स इस हिस्से में जो है घूमती टहलती रहती हैं। ये जो ऑरेंज कलर में है, भगवा रंग में है, ठीक है। यहीं के जो प्लेट्स इसमें आपकी रहेंगी वो तैरेंगी, तो आपस में जब ये टकराती हैं या इनमें हलचल ज्यादा होता है तो आपके भूकंप आते हैं। तीसरा जो है वो आउटर कोर है। ये क्या है? आउटर कोर जो है वो पूरी तरह से तरल अवस्था है, यानी कि बाह्य क्रोड। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? बाह्य क्रोड। और ये चौथा जो है ये इनर क्रोड है। और जो इनर क्रोड है यानी कि इनर कोर या आंतरिक क्रोड, ये क्या है? ये कहते हैं कि ये फिर सॉलिड है, यानी कि ये फिर कैसा है? ठोस अवस्था में। एक ही चीज को बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों की बात जो है दिमाग में बात पूरी तरह से बैठ जाए। और कहते हैं कि यहाँ का जो तापमान है ये तकरीबन कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे, तो केवल इसमें जो है आप पिक्चराइजेशन जो है उस पर जोड़ दीजिएगा। अब आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी वो मिलती कहाँ है? तो पहला तो ये हो गया कि जो हम लोगों ने पिछले तस्वीर में देखा था कि जो भूकंप की तरंगे चलती हैं, उन भूकंप की तरंगों को अध्ययन किया जाता है। और जब उनको अध्ययन किया जाता है तो अलग अलग जगहों पर उनकी चाल अलग अलग देखने को मिली, उसके आधार पर अध्ययन किया। लेकिन ये जो जानकारी का स्रोत है आंतरिक संरचना का, भूकंप के अलावा भी मिलता है, और वो है कि प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है कि जब ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें मैग्मा वगैरह निकल करके आता है, जो और चट्टानें आती हैं, तो पृथ्वी के अंदर चट्टान जो निकल करके, अब वो चट्टान ठंडा होने के बाद हाथ में लीजिएगा और उसको लेकर के जाइए लैब में। और लैब में जाने के बाद उसका जो है आप बोलिए साइंटिस्ट से कि आप बताइए कि ये किन चीजों से मिल करके बना है, तो वह बताएगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो तत्व मौजूद है, और वो कहां से निकलेगा? चूंकि मैग्मा है, जो ज्वालामुखी का लावा है, मैग्मा मतलब लावा, तो जो वो लावा है वह कहां से निकला? वो आपके मेंटल जोन से निकला। तो हमें यह पता चल जाएगा कि वहां पर चीजें किन चीजों से बनी हैं। समुद्र तलीय छेदन, यानी कि जब समुद्र का जो तलहटी होती है उसको जब पेनिट्रेट किया गया, उसमें जो है ड्रिल किया जाता है, तो वहां से बहुत सारे जो है हमको आंकड़े मिल जाते हैं।
तो इनके जरिए भी जानकारी मिलती है। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन वगैरह है या फिर जो ये मैग्मा निकलता है, ये केवल दूसरे लेयर तक आ सकता है। पहला और दूसरा लेयर की जानकारी मिल सकती है। अंदर जो तीसरा और चौथा लेयर है, यानी कि आउटर कोर और इनर कोर, उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। तो प्रत्यक्ष स्रोत हमें कहाँ की जानकारी देता है? केवल प्रत्यक्ष स्रोत से हमें जानकारी मिलती है, एक तो क्रस्ट की और दूसरी जो है आपकी मेंटल की। ये दो की ही जानकारी मिल रही है। जानकारी कहाँ की नहीं मिल रही है? तो आउटर कोर और इनर कोर की जानकारी हमको नहीं मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहां से ये दावे कर रहा हूं। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं उसको मत सुनिए, उसके मुकाबले फोकस ये करिए कि हर एक चीज को आप विजुअलाइज कर सकिए और उसके साथ आप कनेक्ट कर जाइए। आप लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो ज्वालामुखी के फटने से लावा मिलता है या फिर समुद्र की तलहटी में अगर ड्रिलिंग कराई जाती है तो वो किस लेवल तक की जानकारी हमको दे सकता है। ड्रिलिंग जो है लावा के अंदर घुस करके तो नहीं करेगा ना कोई, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादातर क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे थोड़ा बहुत जो है वो लावे तक पहुंचेगा, उससे ज्यादा की जानकारी नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष स्रोत के अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में जो भूकंपीय तरंगे हैं, अभी जिसको हम लोग सेस्मिक वेव्स के रूप में पढ़ रहे थे, वो तस्वीर आपको याद होगी। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हमें ज्यादा गहराई की जानकारी मिल जाती है। हालांकि वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश है कि वो मैग्मा के नीचे भी जाने की कोशिश करे। अभी तक जो अधिक से अधिक आदमी जा सका है वो ज्वालामुखी के अंदर तक जा सका, यानी कि केवल जो आपका मेंटल जोन है वहां तक पहुंचने की कोशिश मनुष्य कर रहा है। लेकिन मेंटल जोन के आगे आउटर कोर और इनर कोर में भी जाने के लिए वैज्ञानिक लगातार अभी केवल हाइपोथेसिस के रूप में है, वो केवल अपनी गणनाओं में, ऐसा तो है नहीं कि जाकर के भुट्टे की तरह बन जाएंगे, तो पहले पूरी तैयारी करके जाएंगे। तो उसकी तैयारी चल रही है कि वो लोग वहां तक जाएं, और जब जाएंगे तो वो जानकारियां उनके पास उस समय प्रत्यक्ष रूप से हो जाएंगी। लेकिन आज जो जानकारी है वह अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में। तो ज्वालामुखी देखिए, अब यहां पर अंतर याद रखिएगा कि ज्वालामुखी जो है वह प्रत्यक्ष स्रोत है और भूकंप जो है वह अप्रत्यक्ष स्रोत है। ठीक है, अब पृथ्वी की संरचना के बारे में आ जाते हैं कि पृथ्वी की संरचना के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो पहले जो है हम ऊपर से चलते हैं और तब नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है पृथ्वी की टोटल संरचना को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर जो है पृथ्वी की सतह के भू स्वरूपों को वर्गीकृत करने की बात की जाए, तो फिजियोग्राफी नाम की बुक में सेलिसबरी नाम के जो है वैज्ञानिक ने जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। ऑलराइट, मैं अभी पहले हिस्से को छोड़ नहीं रहा हूं, मैं अभी कनेक्ट करता हूं उसको। अब ये जो सेलिसबरी जो है, इन्होंने फिजियोग्राफी के रूप में लिखा। हालांकि फिजियोग्राफी नाम की बुक सिर्फ सेलिसबरी ने नहीं लिखा, बल्कि इसी नाम से जो बुक और ऑथर्स की भी मिलती है, हक्सले वगैरह के ने भी लिखी है और उनका भी काफ़ी अच्छा नाम है। लेकिन जब सेलिसबरी लिखते हैं तो उन्होंने जो है पृथ्वी के जो बाहरी, एकदम बाहरी जो हमको दिखाई देता है, उसको जो है उन्होंने 3 भागों में बांटा है। और पहले भाग में उन्होंने किसको रखा, तो बहुत आसान सी चीज़ है कि पहले में उन्होंने महाद्वीप और महासागरों को रखा, दूसरे में उन्होंने पर्वत मैदान और पठार को रखा, और तीसरे में उन्होंने आकर के किसको रखा, तो यहाँ पर उन्होंने जो अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं होती हैं, निक्षेपण की क्रियाएं होती हैं, ये आप लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ रखा है, तो उनके शक्तियों द्वारा निर्मित जो नदी, घाटी, डेल्टा, हिमोड़ आदि होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो ये 3 तरीके से इन तीनों का अलग अलग डिवीजन क्या होगा, इनको समझने के बाद जो हम लोगों ने आंतरिक संरचना पढ़ी थी उसको कनेक्ट करते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों से बस यहीं पर इजाज़त लूंगा। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप जिंदाबाद रहें। शुक्रिया दोस्तों।